इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी वैल्यू एज एट काउंट नहीं होती, मैटर करता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है और बाकी वेरिएबल क्या करते हैं। तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वैल्यू जो है वो इसकी परफॉर्मेंस पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? शाबाश। तो डेरिवेटिव जो है इसकी वैल्यू बेस करती है इसकी परफॉर्मेंस पे। इसकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, यानी एज अ वैल्यू इज नथिंग, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। और इसके अलावा ये भी चीज मैटर करती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत सारे बाकी अंडरलाइंग फैक्टर्स पे भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस करती है। अब सारी बात है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए जिससे बात क्लियर की जाए। क्या ख्याल है बच्चों? क्यों जी, कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मशवरा दें। तो आपके मशवरे से चलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी एग्जाम्पल मैं दे दूं जिससे सारी बात ही क्लियर हो जाए। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना वो बहुत आइडियल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी एक ब्रांड का नाम यूज करने जा रहा हूँ जो आमतौर पे नहीं करना चाहिए। फर्ज कीजिए कि मैं आज कुछ फाइल्स निकली हैं 5 मरले के प्लाट की, और वो निकली हैं बहरिया टाउन की। मिसाल दे रहा हूँ, बहरिया टाउन की, ठीक है जी, बहरिया टाउन की फाइल्स निकली हैं 5 मरले की, और मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया था और मेरा फॉर्म निकल आया, और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें 2.5 लाख रुपीस जमा करा दें, तो 875 नंबर की फाइल आपकी हो गई। अब मैं आप बच्चों से पूछता हूँ, क्या ये जो फाइल मैंने खरीदी है इसका फौरन मुझे प्लॉट मिल जाएगा? क्योंकि आज फाइल मिली मुझे, मैंने 2.5 लाख रुपया दिया, मेरा प्लॉट रेडी? जी नो, कोई प्लॉट नहीं है। ये फाइल किस चीज की है? आप कहेंगे सर कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं। तो भाई इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। इसकी वर्थ मैटर करती है इस इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस पे कि कितनी जल्दी सड़कें बनाते हैं, कितनी जल्दी इनको अप्रूवल्स मिलती हैं। तो अंडरलाइंग फैक्टर पे बेस करती है इसकी वर्थ। तो इट्स वर्थ इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग फैक्टर। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि डेरिवेटिव वो चीज है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फाइल कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। इट्स वैल्यू फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंटिटी, इसकी वैल्यू जो है ना, इट्स वैल्यू ड्राइव्स, दैट ड्राइव्स इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू ड्राइव की जाएगी फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट की परफॉर्मेंस से। सड़कें कब बनेंगी, लैंड कब खरीदा जाएगा, हो सकता है अभी तो लैंड भी ना खरीदा गया हो। और फिर उसके बाद ये कि डेरिवेटिव जो है उसका सारे का सारा, डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग फैक्टर। यानी वो भी डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच वैल्यूज ड्राइव फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑन द अदर हैंड दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फैक्टर्स, अदर अंडरलाइंग फैक्टर्स, वन और मोर अंडरलाइंग फैक्टर्स। तो इसके ऊपर इसकी जो है ना बेस करती है। तो मैं इसको जरा डिफाइन कर देता हूं आपकी आसानी के लिए कि derivatives value is based on its performance and other underlying, तो अंडरलाइंग लिख के मैं, फैक्टर्स लिख के मैं तो आगे पोस्ट ऑफ ईयर्स लगा देता हूँ कि एक फैक्टर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसमें डेफिनेशन और मुख्तसर हो जाएगी। तो हम इसको यूं लिख देते हैं कि derivatives value is based on its performance and other underlying factor। कि डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू उसकी परफॉर्मेंस पे बेस करती है और दूसरे अंडरलाइंग फैक्टर्स पे बेस करती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेरिवेटिव।
तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेरिवेटिव्स वैल्यू is based on its performance and other underlying factors। कि डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बेस करती है उसकी परफॉर्मेंस पे और बाकी अंडरलाइंग फैक्टर्स पे इसकी परफॉर्मेंस बेस करती है। क्लियर जी? तो सब बच्चे जी लिख के एंटर करें ना, मोहम्मद वजीर ही क्यों केला बेचारा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई सही बात है कि इसकी जो वैल्यू है वो बेस करती है अंडरलाइंग एसेट्स पे या बाकी चीजों। अब सवाल ये है कि मैंने मिसाल तो दे दी, उससे आपको बात समझ भी आ गई कि जी फाइल तो कागज का टुकड़ा है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वैल्यू बेस कर रही है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या और बाकी फैक्टर क्या कहते हैं। तो कौन कौन सी चीज को हम जो है वो डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो पहले तो उसकी डेफिनेशन चाहिए। तो हम आम तौर पे प्रीशियस मेटल्स को, गोल्ड वगैरह, कमोडिटीज जैसे मैंने प्लॉट को ले लिया, करेंसी को, बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को और स्टॉक इंडेक्सेस को हम आमतौर पे डेरिवेटिव का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम इसे कहते हैं। और यहाँ पे भी हमने लिखा है स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, कमोडिटी हो सकती है, कोई इंडेक्स प्राइस हो सकती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपनी कुछ भी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके फैक्टर्स क्या है उस पर बेस करती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेरिवेटिव। अब आमतौर पे जो सवाल आता है वो ये आता है कि डेरिवेटिव को डिस्क्राइब कर दीजिए थोड़े नंबर के लिए और इसकी कोई क्लासिफिकेशन बता दीजिए। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, एक टाइड किस्म का है और एक थोड़ा सा रिजिड किस्म का है। ठीक है जी, और एक फ्लेक्सिबल है। ठीक है जी, तो जो टाइड है उसके अंदर टाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, और जो रिजिड है वो डेफिनेटली रिजिड टाइप, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स की दो इकसाम है, एक कहलाती है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, इसको हम कहते हैं ये है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ये फ्लेक्सिबल है। और इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं इररिलेवेंट बट थोड़ी सी अच्छी मिसाल देता हूं जिससे आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, कभी आपने नाम सुना हो ओपन फाइल, कहते हैं ये एक प्लाट की ओपन फाइल है, सुना जी कभी नाम ओपन फाइल? ओपन फाइल का मतलब ये होता है कि ये फाइल जिसके पास है ये उसकी है। ओपन का मतलब ये है ये ओपन है। जैसे एक चेक जो है उसके ऊपर मैं कैश लिख के आपको चेक दे दूं, तो कैश लिख दिया, जो बंदा जाएगा वो कैश करा लेगा, वो कैश है, इसका ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर दिया कि इसको कैश दे दो, लिहाजा उसके नीचे मेरे सिग्नेचर है, कैश लिखा हुआ है, जिसके हाथ में आ गया वो कैश करा लेगा। इसी तरह ओपन फाइल है। ओपन फाइल का मतलब है मैं जाके बहरिया वालों से कहूँ जी मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर देंगे, जिसके पास होगी उसके नाम हो जाएगी। इस तरह की फाइल को जरा संभाल के रखना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल है, मैंने ओपन करवा ली, मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, ला यार दो 8 लाख रुपए दो ले जाओ, 6 लाख रुपए दो दे जाओ, जिसको मर्जी दे, इसलिए कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो कहते हैं इज रिलेटिवली इजियर टू एस्टैब्लिश एंड ट्रेड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव देन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। द कंडीशन इज एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग डेरिवेटिव आर मच लेस रिस्ट्रिक्टेड। तो ये बड़े मच लेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो इसलिए इनको बेचने में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है रिगार्डिंग टर्म्स एंड डील्स। और यही वजह, ड्रॉबैक ये है कि फिर रिस्क है कि अगर ये फाइल ओपन है तो जिसके हाथ में हुई उसकी हो जाएगी, लिहाजा इसमें लॉस के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। लॉस के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। क्या ख्याल है बच्चों, इज इट सो कि क्या इसमें लॉस के चांसेस ज्यादा है? अगर मैंने किसी को भी दे दी या मेरे से गुम गई या कोई छीन के ले गया तो उसकी हो जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि मुझे वहां जाने की, उनको इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टेबल के ऊपर रख के बेचा जा सकता है, जैसे चाय की पत्ती का डब्बा बेच सकते हो, लक्स का साबुन बेच सकते हो, इसी तरह ये फाइल भी बेच सकते हो। कोई नाम नहीं है, ओपन फाइल है, जिसके पास है उसकी है, लिहाजा अगर चोरी हो गई तो गई। इसका मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर हाई है, लेकिन लेवल ऑफ रिस्क इसके अंदर मच हायर है, बट ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लेकिन अगर ये फाइल ओपन ना होती, ये मेरे नाम से होती, ये मेरे
नाम से होती तो मैं इसे कहता ये है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। क्यों? अगर मेरे नाम से है और कोई ले गया तो क्या वो जाके अपने नाम करवा लेगा जी? क्या हाल, करवा लेगा? क्यों बच्चों? नहीं, अपने नाम नहीं करवा सकता। वो कहेंगे जाओ मुबश्शिर साहब को लेके आओ, चूंकि ये ओपन फाइल नहीं है इसके, ये तो कह रहा है ट्रांसफर हुई है उनके नाम, तो वो आके साइन करेंगे तो आपके नाम होगी। तो लिहाजा इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि इसके अंदर जो है वो लेवल ऑफ रिस्क बहुत लो है। ये मेरे से कोई छीन भी ले तो ये उसकी नहीं होगी। बिल्कुल क्रॉस चेक की एग्जांपल है, कोई छीन भी ले तो उसके नाम, उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि ये रिजिड है। अगर मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूं, मुझे कोई और काम पड़ जाता है, तो इसकी टर्म रिजिड है। इसकी टर्म्स क्या है? रिजिड है। लेकिन रिस्क फैक्टर लो है, ये एग्री करते हैं आप। इसे हम कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेरिवेटिव हैज स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑफ ट्रेडिंग। A derivative must meet certain strict criteria to be traded on an exchange। ये एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन फिर इसको एक रिस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ेगा। मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरी पिक्चर उतरेगी, दूसरे की भी उतरेगी, अच्छा जी ये बंदा इसके नाम कर रहा है, फिर ठीक। लेकिन इसकी निस्बत जो दूसरा मेरा तरीका था वो ओपन था, उसके अंदर सिर्फ वो फाइल ले जाए, लेटर एक साथ है कि ये ओपन फाइल है, जिसके पास है उसकी वो जाए जाके ये मेरे नाम कर दे, उसके नाम कर देंगे। लेकिन रिस्क ये है कि अगर आपके हाथ से निकल गई तो गई, फिर आपके काबू नहीं आती। और जहां तक इसका ताल्लुक है, डेट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड, तो इसके लिए एक्सचेंज साबित करना पड़ेगा कि दो बंदों में मुआहदा हुआ है, इसने उसको पैसे दिए हैं और ये म्यूचुअली एग्री है, तो फिर ये ट्रेड होगी। जी बच्चों, क्या ये मुश्किल है दोनों बातें? ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। क्यों बच्चों? और आयमा कदीर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर ये कैश चेक है तो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये कैश चेक है तो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर ये क्रॉस चेक है तो ये उसी का रहेगा जिसका है, दूसरा इसका फायदा नहीं उठा सकता। क्लियर जी? तो बच्चों यहां तक पहले तो ये बात समझ आए कि आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी समझ आई है, इसकी ओवर द काउंटर भी, और क्लास और इसका जो है एक्सचेंज ट्रेडेड दोनों क्लियर हुए। तो फिर बात आगे, कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। तो चलिए पेपर में बात करते हैं। पेपर में दोनों दफा इसके नंबर जो है वो 3 है, बल्कि एक जगह 2.5 थे, मैंने 2.5 नहीं लिखे, मैंने 3 ही एवरेज निकाल ली। और वो ये है, जैसे कि आपका क्वेश्चन स्प्रिंग 18 का है, What do you understand by the term derivative? State the main objective of exchange traded derivative। या फिर briefly discuss the main feature of derivative। 3 मार्क्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा चैप्टर, जो कि गालिबन मेरा ख्याल है कि हमारी स्टडीज में जो है वो मैक्सिमम 2 आवर्स ले गया होगा कोचिंग के, और उसके अंदर टोटल 2 टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक छोटे छोटे मैंने ऐड अप किए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव म्यूचुअल फंड्स,